नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और परीक्षा में बार बार पूछे गए हों, और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 76 क्वेश्चन है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हम पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज रोग फैला सकता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, जो रेबीज रोग है ना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है और इसको यदि पागल कुत्ता काटे, भेड़िया काटे, लोमड़ी काटे या फिर चमगादड़ काटे, ठीक है, तो इन सभी के काटने से ये रेबीज रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सभी। अब आपको क्या याद रखना है कि जो रेबीज रोग है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रोग में पानी से डर लगने लगता है मरीज को। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज रोग है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। क्या करता है? संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो रेबीज रोग है इसका कुछ तो उपचार होगा, कुछ तो इलाज होगा। तो इसका उपचार है रेबीज रोधी टीका। तो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में फाइनली ये पूछा जाएगा कि जो रेबीज का टीका है इसका आविष्कार किसने किया था या फिर इसको किसने विकसित किया था। तो इसको विकसित किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने इसको विकसित किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से आपको अधिक से अधिक फैक्ट बताएं ताकि आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन को करके आ सकें। तो दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर किया करें। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता? पराश्रव्य तरंग है, इनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता, हम एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो चमगादड़ है इसके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स पाई जाती हैं और इन्हीं किरणों के माध्यम से ये जो है अपने शिकार का पता लगाती है। नंबर बी पे लिखा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने वाले जो यंत्र होते हैं जैसे फेदोमीटर, तो इन यंत्रों में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में। तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने वाले जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होती हैं जैसे सोनोग्राफी, ठीक है, तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। तो सी भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में। तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ नहीं करते। ये कथन गलत लिखा है और गलत कथन की हमें पहचान करनी थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारा उद्देश्य सही कथन तक पहुंचना तो है, लेकिन इसके बाद यदि हम बात करें कि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में किस यंत्र का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में किस यंत्र का यूज़ करते हैं, तो उस यंत्र का नाम है रडार। ठीक है, रडार का यूज़ करते हैं हम आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में। और रडार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखना है और सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर हिस्टोलॉजी की, तो जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनके अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और यदि हम बात करें यहाँ पर हेमेटोलॉजी को, तो जो रक्त है, ठीक है, जो ब्लड है, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जो रेप्टाइल होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल या फिर इनको हम हिंदी में सरीसृप भी बोलते हैं। तो जो रेप्टाइल होते हैं इनके अध्ययन को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। तो ये 4 फैक्ट हैं, चारों को हम याद रखेंगे और चारों फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग हमें बताना है। तो जो मलेरिया है ये प्लीहा को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कई बार जो है ऑप्शन में हमें प्लीहा लिखा नहीं मिलता, तो प्लीहा के अन्य नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो प्लीहा को हम तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं प्लीहा को, तो और हम प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लीहा के दो नाम हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको कि जो मलेरिया है ना, एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। ये जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और यह रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है। और मच्छर के काटने से ये परजीवी जो है ये रक्त में फैल जाता है और मलेरिया रोग हो जाता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम जो क्विक रिवीजन करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में याद कर लेंगे, आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता। तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं, फायरिया प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार भी होता है, पैचिस भी होता है, लेकिन जो एथलीट फुट है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता और यही हमें बताना था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोटोजोआ से नहीं होता तो ये होता तो होगा किसी चीज़ से, तो ये फफूंद से होता है, ठीक है। ये फंगस से होने वाली बीमारी है, इतना हम याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हमेशा पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है या फिर नहीं होता। तो एक बार में हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से मुख्यतः 5 रोग होते हैं, ठीक है। तो एक साधारण सी ट्रिक से हम याद रखेंगे कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। केवल हमें याद रखना है कि प्रोटोजोआ पे काम सौंप या, क्योंकि हम तो आलसी हैं यार, हम तो किसी न किसी पे काम सौंपते रहते हैं और इस बार हम प्रोटोजोआ पे काम सौंप देते हैं, ठीक है। क्यों सौंप रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ से तो हमें इतना याद रख लेना है कि ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पे से हम याद रखेंगे पेचिस, काम के का से याद रखेंगे हम कालाजार, माँ से याद रखेंगे मलेरिया, सो से याद रखेंगे हम सोने की बीमारी और पा से हम याद रखेंगे पायरिया। तो ये 5 प्रमुख बीमारियां हैं जो कि प्रोटोजोआ से होती हैं। तो इस प्रकार से मैं कुछ ट्रिक भी बना देता हूं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ये भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है अग्नाशय ग्रंथि या फिर इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तभी तो हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो देखिए जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, तो ऐसी ग्रंथियां जो केवल एंजाइम को रिलीज करती हैं, जो केवल एंजाइम को रिलीज करती हैं उनको हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और जो ग्रंथियां हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है, जो हार्मोन को रिलीज करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है उनको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियां। और पूरे शरीर में एक ही मिश्रित ग्रंथि है, उसका नाम है अग्नाशय, ठीक है। तो याद रखेंगे जो अग्नाशय है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है। कहने का मतलब ये है कि ये बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। और अग्नाशय का एक और काम इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जो अग्नाशय है ना, ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और इंसुलिन हार्मोन की कमी से शुगर बीमारी हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत करता हूं वीडियो बनाने में और आपको फैक्ट भी अच्छे से समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कौन सी है। तो सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि पूछी गई है। तो सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करके आप आंसर बताएं, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए इसका सही आंसर है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। अब भी मैंने आपको बताया है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मिश्रित स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज बोलती हैं उसको हम मिश्रित स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और वो कौन सी है, वो अग्नाशय है। और पूरे शरीर में एक ही मिश्रित स्रावी ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है कि बड़ा या छोटा लगा देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब एक ही मिश्रित स्रावी ग्रंथि है तो चाहे बड़ा बोल दो उसको, चाहे छोटा बोल दो, चाहे एकमात्र बोल दो, अग्नाशय ही होगा। यानी कि अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। तो जो एग्जामिनर है इस प्रकार से आपको फंसाता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनपाइयों में कहे या फिर मानव शरीर में कहे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। और इस यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनर यहाँ फंसा देगा।
पूछ लेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि पूछी जाए तो वो कौन सी ग्रंथि है, वो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछ ले तो वो यकृत है। ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDWR का पूर्ण रूप, यानी कि TDWR का फुल फॉर्म हमें बताना है। और ये क्वेश्चन 2017 में ALP के एग्जाम में पूछा गया था। जो रेलवे में ALP का एग्जाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। साथ ही हमें ये याद रखना है कि जो TDWR है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है, ठीक है। खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में TDWR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब, यानी कि BP बोलते हैं अपन इसको, ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब नियंत्रण के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है। तो रक्तदाब नियंत्रण के लिए जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, यही उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है और यही जो है BP को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था वह ग्रंथि। अब हम पढ़ रहे हैं वो हार्मोन कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो उसका नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये रिलीज कहाँ से होता होगा, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि से ये रिलीज होता है। और देखिए मुख्यतः यदि पूछा जाए कि इसका प्रयोग, मुख्यतः इसका प्रयोग क्या है, तो जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम रक्तचाप बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यदि किसी बंदे का जो VP है वो लो हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्रंथि इस हार्मोन का रिलीज कर रही है लेकिन बहुत कम कर रही है, तभी तो BP लो हो रहा है। तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ना, इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं या फिर ये दवा के रूप में दिया जाता है, ताकि आपका जो BP है ये लो से थोड़ा सा बढ़ जाए और सामान्य अवस्था में पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 87 क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया है, तो उसका नाम है नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपच्यून को क्या बोलते हैं, नेपच्यून को हम बोलते हैं वरुण, और वरुण ग्रह ही सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यदि हम बात करें कि इसका तापमान लगभग कितना होता है, तो जो वरुण ग्रह है ना, इसका लगभग तापमान होता है -200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेंगे। ये तो सबसे ठंडा है। यदि सबसे गर्म पूछा जाए तो सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 87 क्वेश्चन है अवरक्त किरणें जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, तो अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी। तो अवरक्त किरणों की खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने। किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। और दोस्तों इसी क्रम में यदि बैकुरल लिखा है ना, तो बैकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। और रिटर लिखा है तो रिटर ने परावैंगनी किरणों की खोज की थी। और मार्कोनी लिखा है तो जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। तो ये 4 प्रमुख तरंगे हैं और इनके खोजकर्ता हैं। और ये परीक्षा में आपको 1 नंबर तो दिलाई देते हैं। और आपको पता है कि आप फ्री एजुकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे सब कुछ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 89 क्वेश्चन है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है किस विद्युत विकिरण में, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य किस में होते हैं, ये रेडियो तरंगों के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों के बारे में आपको बता दूं कि इन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियो तरंगें हैं ना, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। और जो रेडियो तरंगें हैं इनकी चाल हमेशा पूछी जाती है, तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है लगभग, ठीक है। तो रेडियो तरंगें हैं, इनकी चाल होती कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये जो है रेडियो तरंगों की चाल होती है और ये चाल जो है ये प्रकाश की चाल की लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 90 क्वेश्चन है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस प्रभावित करता है किसको, फेफड़ों को, ठीक है। और फेफड़ों को हम लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और किसको करता है, तो जो हमारी श्वसन तंत्रिका होती है उनको भी प्रभावित करता है ये कोरोना वायरस।
और कोरोना वायरस तो आप लोग जानते हैं ट्रेंडिंग में है। और ये कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन का एक शहर था वुहान, ठीक है। तो चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी लड़ाई होती है बच्चों की तो बोलते हैं मैं जबड़ा तोड़ दूंगा। भैया ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़ा ही है और तू जबड़ा तोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। यहाँ पर लिखा है फीमर, तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये कहाँ पर होती है? तो ये पाई जाती है जांघ में, ठीक है, जांघ में ये हड्डी होती है। और यहाँ पर स्टेपीज लिखा हुआ है, तो स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है टीविया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये टीविया है, ये टांग में पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टीविया हड्डी मानव के किस अंग में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 93 क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र जिसको हम क्या बोलते हैं? 3D पिक्चर बोलते हैं। तो 3D पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 3D पिक्चर लेने के लिए होलोग्राफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होलोग्राफ क्या है? तो देखिए होलोग्राफ जो है ये एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों के द्वारा फोटोग्राफी से किसी भी वस्तु की 3D पिक्चर बनाई जाती है। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जो क्विक रिवीजन करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है अस्त्र मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अस्त्र मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करती है और इसकी मारक क्षमता या फिर मारक रेंज पूछी जाती है तो लगभग 70 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। और देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट लिखा है, तो ये फैक्ट भी हम समझ लेते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ठीक है। और जो आर्यभट्ट है इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 95 क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो आपने देखा होगा जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं उनके जो नीचे का हिस्सा है वो काला छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जो काली सतह है ये ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है। काली सतह ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है और खाना जल्दी पक जाता है, इसलिए बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला छोड़ा जाता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरी या फिर पथरी को हम किडनी स्टोन बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको वृक्क असमरी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये 3 नाम आप किडनी के याद रख लें। तो क्वेश्चन ये है आपसे कि जो पथरी है ये किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो जो पथरी है ये कैल्शियम ऑक्सलेट से निर्मित होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो कैल्शियम ऑक्सलेट हैं यदि इसके क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो वो पथरी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है तो मूत्र की निष्कासन में रुकावट आती है, ठीक है। याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसके क्रिस्टल यदि किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पथरी का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनोलॉजी या फिर इसको हम बोलते हैं एडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एडेनोलॉजी या फिर एडोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ग्रंथि का यानी कि ग्लैंड का। तो इस क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो शरीर का जो हृदय है, जो हार्ट है, ये कभी आराम नहीं करता क्योंकि ये कंटिन्यू 24/7 ये जो है रक्त की पंपिंग करता रहता है हर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोमीटर, ध्यान रखना हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर है। हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं और जो हाइड्रोमीटर लिखा है
इसकी सहायता से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है, जो डेंसिटी है द्रवों में वो हम मापते हैं हाइड्रोमीटर के माध्यम से। और यहाँ पर लिखा है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायु दाब मापने का यंत्र होता है। ठीक है, इससे हम क्या मापते हैं, तो इससे वायु दाब मापते हैं। और जो थर्मामीटर लिखा है इससे क्या मापते हैं, तो देखिए जो थर्मामीटर है यह उपकरण ताप को मापता है, यानी कि टेम्परेचर को मापता है, और वो भी कौन से पैमाने में, तो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मापता है। तो याद रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर बी पे लिखा है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और सी पे लिखा है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो दांत तथा मसूड़ों के अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम फटाफट से कोई रिवीजन कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने नंबर 76 क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज रोग फैला सकता है। तो रेबीज रोग कौन कौन से जानवर फैलाते हैं, पागल कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी और चमगादड़। ठीक है, इनके काटने से रेबीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग हमने बताए थे। तो पराश्रव्य तरंगों के 3 हमने प्रयोग बताए थे। एक तो चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, और तीसरा मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में पराश्रव्य तरंग है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है। तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को करता है। प्लीहा को हम तिल्ली और स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 80, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद रखा था, और ट्रिक थी हमारी प्रोटोजोआ पे काम सौंप दो। हमने पूरा काम कहाँ पर सौंप दिया था, प्रोटोजोआ पे सौंप दिया था। और प्रोटोजोआ से मुख्यतः 5 रोग होते हैं, पैचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हमने याद करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पेनक्रियास ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 82, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की यदि हम बात करें तो वो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनपाइयों की बात करें या फिर हम मानव शरीर की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, TDWR का फुल फॉर्म हमें बताना था। तो इसका फुल फॉर्म था टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो ग्रंथि उत्तरदायी होती है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है यानी कि वरुण है, और सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी। तो अवरक्त किरणों की खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 उसका ऑफिशियल नेम है। तो कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ों को और श्वसन तंत्रिका को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, त्रिविमीय चित्र जिसको हम 3D पिक्चर बोलते हैं। तो 3D पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है 3D पिक्चर लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो काला इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि काली सतह जो है ये ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए बर्तनों का नीचे का हिस्सा काला छोड़ा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पथरी है ये किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो पथरी जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट से निर्मित होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, विज्ञान की एक शाखा है और उसमें ग्रंथि यानी कि ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो ये जो हृदय है, जो हार्ट है, ये कभी आराम नहीं करता क्योंकि ये ब्लड की कंटिन्यू पंपिंग करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से ऊतक यानी कि टिश्यू का कौन सा एक उदाहरण है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो टिश्यू के बारे में या फिर आपका जो आंसर हो उसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों मैं जो इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसके 4 पार्ट यानी कि 100 क्वेश्चन बना चुका हूं। तो यदि आपने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।